let us quickly review the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूअस टाइम साइनसॉइड, और हमने उससे कैसे डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड ऑब्टेन किया। हमने देखा एंड देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एलियासिंग। ओके, और सैम्पलिंग थ्योरम में प्रॉपर सैम्पलिंग रूट यदि चूज नहीं करेंगे तो एलियासिंग हो जाएगी कि वो यूनिक सैंपल नहीं होंगे सिग्नल के। मे बी इट विल कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड सेम सैंपल बाय अदर सिग्नल्स। ओके, so you have to choose a proper sampling rate to discretize this continuous time signal to the discrete time signal. तो हमने दिखाया था कि ये डॉट्स मीन सैंपल्स हैं। इस सैंपल को एक ब्लू लाइन के साइनसॉइडल से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक रेड लाइन का साइनसॉइडल उससे भी यही सारे सैंपल जनरेट किए जा सकते हैं। ओके, तो लो फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल के बीच का टाइम पीरियड ज़्यादा है तो ये लो फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल है, और ये जो रेड लाइन है हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल है। क्या हो कि बोथ ब्लू साइनसॉइडल एंड रेड साइनसॉइडल अपीयर इक्विवेलेंट फ्रॉम सैंपल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसमें कहेंगे कि यदि सेम सैंपल दो सिग्नल से जनरेट हुए हैं तो जो हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो कहेंगे एलियाज हो चुका है लोअर फ्रीक्वेंसी के सैंपल से। एलियास का एक अलग मीनिंग होगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी के सैंपल हैं वो जाके मिल गए हैं लो फ्रीक्वेंसी के सैंपल से। ओके, अब हमने बताया था कि कैसे डिस्क्रिटाइज करेंगे कंटिन्यूअस टाइम साइनसॉइड cos 2 पाई कैपिटल एफ नॉट टी, क्योंकि कैपिटल लेटर यूज करेंगे कैपिटल ओमेगा एंड कैपिटल एफ टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल लेटर यूज करें स्मॉल ओमेगा एंड स्मॉल एफ। ओके, एंड वी हैव obtained the relation between omega naught and f naught and fs sampling rate. ओके, तब हमने दिखाया कि e पावर j ओमेगा नॉट ये रेड कॉम्प्लेक्स वेक्टर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा है, e पावर माइनस j ओमेगा ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ओरिजिन इस रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है दैट इज ओमेगा नॉट। ओके, सर कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अरे यार बीच बीच में लोगों को टाइम से पहले आ जाना चाहिए, इससे डिस्टर्ब होता है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जब यदि टाइम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। स्क्रीन मेरी दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। वी आर रिव्यूइंग द प्रीवियस लेक्चर। तो जो cos ओमेगा नॉट को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, ये जो एंगल होता है ये ओमेगा नॉट के बराबर होगा। ओके, तो ये जो हाफ e पावर j ओमेगा नॉट रिप्रेजेंटेड बाय रेड वेक्टर और हाफ e पावर माइनस j ओमेगा नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय आपका ब्लू वेक्टर। ओके, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ m दिस वेक्टर पोजीशन विल बी डिफरेंट। ओके, तो हमने क्या किया था कि इस प्लॉट को बनाने के लिए
हमने दो फ्रीक्वेंसी चूज की थी, ओमेगा नॉट 1 7 पाई बाई 8, ओमेगा नॉट 2 9 पाई बाई 8। एक ग्रेटर देन पाई था, एक लेस देन पाई था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने का जो प्लॉट नेक्स्ट स्लाइड में है उसमें एक टाइम पीरियड निकाल लेंगे इन दोनों साइनसॉइडल का। ओके, तो if you calculate omega naught 1 divided by 2 pi, that will be 7 by 16. There is no common factor is 1, so period is 16. Similarly for second case we have also obtained the period 16. अब पीरियड निकल गया, तो यदि इस टाइप का प्लॉट हम करना चाहते हैं सर्किल पे, और सर्किल क्योंकि कॉस है, एम्पलीट्यूड 1 है इस कॉस का, तो सर्किल की जो रेडियस होगी 1 होगी। ओके, अब क्या है, अब इसी तरीके से हमने ये n इजकल टू 1 पे जो एंगल होगा 7 पाई बाई 8 होगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के कारण, और माइनस 7 पाई बाई 8 निगेटिव। और n इजकल टू 2 के लिए 14, तो इसमें 7 पाई और ऐड करोगे तो यहाँ पे रेड यहाँ पे आ जाएगा, और ये ब्लू यहाँ पे इधर से रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हम बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशंस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। एक है कि न्यूमेरिकली cos ओमेगा 7 पाई बाई 8 n फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n यू कैलकुलेट, तो इनका रियल वैल्यूज होगी। यदि ऐसे भी आप सेपरेटली हाफ e पावर j ओमेगा नॉट n की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन कीजिए, और सिमिलरली हाफ e पावर माइनस j ओमेगा नॉट की भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन करके यदि सर्किल इनको प्लॉट्स करेंगे इन वैल्यूज को, तो इस टाइप के डॉट्स मिल जाएंगे और उनको वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द 9 पाई बाई 8। और क्या, जब आपकी पीरियड पता है और पीरियड पता है तो 16 सैंपल होंगे, और ये पीरियोडिक है तो ये 16 सैंपल ही सफिशिएंट होंगे वन पीरियड को कैरेक्टराइज द कंप्लीट सिग्नल। तो हम 2 पाई बाई n को यहाँ पे हमने बताया था 2 पाई बाई n, जो एंगल बिटवीन टू डॉट्स ऑन द यूनिट सर्किल, that is 2 pi divided by 16, that is pi by 8. That's why every angle is angle between these two consecutive points is pi by 8. Okay, this way you can, तो इसमें देख रहे हैं कि यदि इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे कि एक वैल्यू यहाँ मिलेगी रियल एक्सिस पे। ओके, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक रियल वैल्यू, सेम रियल वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम सैंपल जनरेट हो गए, टू डिफरेंट कोसाइन फंक्शंस। ओके, तो इसका मीनिंग है कि एक हायर फ्रीक्वेंसी 9 पाई बाई 8 लुक्स लाइक ए लोअर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू एलियासिंग। ओके, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी के सैंपल एक मिल गए, इक्विवेलेंट मिल गए हैं लो फ्रीक्वेंसी के सैंपल में, सो इट नॉट इजी टू रिकवर द ओरिजिनल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, सो हमेशा वी विल ट्राई टू अवॉइड द एलियासिंग। अब क्या है कि इसमें दिखाया गया कि ये जो आपका कैपिटल एफ, ये जो है सर अतुल जायसवाल, हेलो सर। हाँ सर वो अलाउ कर दीजिए, उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे। ठीक है, टाइम से कोई ज्वाइन करे जी, रिकॉर्डिंग में भेज ही रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बीच बीच में हमें वो स्क्रीन स्विच मतलब चेंज करना पड़ता है, उससे दिक्कत होती है। अब कोई नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है। स्क्रीन मेरी दिख रही है, कभी कभी बीच में यदि मैं स्विच ऑफ कई बार करूंगा तो स्क्रीन मेरी रिज्यूम करना पड़ता है, हमें भूल जाता। यस ठीक है, दिख रही है? यस सर। यस सर, दिख रही है। यस सर। ओके, और ये जो है, सॉरी, ये जो एक्सिस है डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी का है, उनके बीच में रिलेशन था, हमने डिराइव किया था। अब ये देख रहे हैं कि जो कोई भी फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में है, ऑलवेज मैप बिटवीन -π टू +π।
ओके, तो इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो जो यूनिकली रिप्रेजेंट होगी, यदि उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो एनालॉग सिग्नल की एफ मैक्स यही यूनिकली रिप्रेजेंट होगी एफ एस बाई टू, तो इसको इस एफ एस बाई टू को फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओके, सारी फ्रीक्वेंसी माइनस पाई से पाई के बीच में पैक हो जा रही है, फोल्ड हो जा रही है। सो इसको बोलते हैं फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी। फोल्डिंग ऑपरेशन ऐसे भी देखेंगे, यदि इस सर्किल को फोल्ड कर दो रियल एक्सिस के अराउंड तो क्या होगा, रेड यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेम थिंग यहाँ पे ये हुआ है, फोल्ड हो चुका है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी इज फोल्ड, क्योंकि ये ग्रेटर देन पाई था इसलिए इसको फोल्ड कर देंगे। ओके, so let us start next lecture। किसी को कोई डाउट इसमें? आफिया खान? नो सर। ओके, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 4। लेक्चर 4 मैं नोट सेट 2 डिस्कस कर रहा हूँ प्रोफेसर मार्क फाउलर का। इट इज अ बेसिकली रिव्यू ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम। ओके, और ये प्रोकिस का 2.1 2.2 प्रोकिस एंड मोनोलोकिस बुक का आप पढ़ सकते हो, उसी से मटेरियल में बेसिकली लिए गए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड सम एलिमेंट्री सिग्नल्स। बेसिकली फॉर discrete time case we'll discuss classification of discrete time signal, infinite duration, finite duration, infinite duration versus finite duration discrete time signal, energy signal versus power signal, periodic signal versus aperiodic signal, symmetric also known as even signal versus anti-symmetric, and what is the usefulness of these points. Okay, these topics. So let us introduce some back here. Okay, discrete time signal is a sequence of number indexed by integer n. Okay, अब कुछ लोग नोटेशन यूज करते हैं s लाइक दिस x स्क्वायर ब्रैकेट, या कुछ लोग यूज करते हैं x पैरेंथेसिस ऑफ n। ओके, कोई भी यूज कर सकते हो, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक भी कई बुक अलग होती है, मान लीजिए किसी पे ऑथर ने जो अलग नोटेशन यूज करता है तो आपकी एग्जाम में अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, so let us discuss various representation of a discrete time signal like a functional representation। functional representation का मीनिंग है कि आपने x of n को इस तरह के sin 7 पाई बाई 8n, क्योंकि sin एक फंक्शन है। ओके, तो हर सैंपल को लिखने की जरूरत नहीं है, आप फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, आल्सो साइन या कोसाइन, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। या इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, x of n is equal to 1, n is equal to 0, n is equal to 2, is 3, 0 elsewhere. These three representation of discrete time signal are functional representations. ओके, एक होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें क्या होगा, कुछ लोग ऐसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। सपोज you have given n, x of n
यहाँ पे 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। 0 पे मान लीजिए इसकी वैल्यू 7 है, 1 पे 8 है, 2 पे 4 है, सिमिलरली -1 पे -1.1 है, -2 पे -3.2 है। ओके, सैंपल की वैल्यू कंटिन्यूअस टाइम केस में रियल वैल्यू हो सकती है। ओके, बट जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स आल्सो नोन एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडेक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंटीजर होगी। बट दिस डिपेंडेंट वैल्यू x of n can be real and integer, can be real. सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का? ये होता है, सपोज x of n in curly bracket में it is given like 7 4 3 2 1.4, सैंपल वैल्यू इस ब्रैकेट में लिखी रहेंगी सिर्फ, -1 2 1.4, और एक इस तरह का एरो यूज करेंगे। ये एरो इंडिकेट करता है ओरिजिन ऑफ दिस सीक्वेंस, टाइम ओरिजिन। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं रहेंगे नंबर इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो इनमें से कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हो। ओके, और दिया रहेगा तो आप समझ सकते हो क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशंस। ओके, लेट अस मूव टू finite duration and infinite duration discrete time signal. यहां भी जो ये एरो दिखा रहा है indicates time origin। इसके इस साइड माइनस n की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, तो आपको n की वैल्यू बताई नहीं जाएगी। इस रिप्रेजेंटेशन से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नल x इक्वल टू -1, दैट इज 3। ओके, सो जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है गोज फॉर एवर, मतलब उसका कोई इंड नहीं है, वो स्टार्ट होगा -इन्फिनिटी n की वैल्यू फ्रॉम -इन्फिनिटी टू n इक्वल टू +इन्फिनिटी, गोज फॉर एवर, गोज ऑन फॉर एवर। ओके, अब इस इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, डबली इनफाइनाइट एंड सिंगली इनफाइनाइट। तो डबली इनफाइनाइट सीक्वेंस जो होता है उसमें स्टार्टिंग होता है -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। सिंगली इनफाइनाइट सीक्वेंस में जो सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है फ्रॉम n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या n के कोई भी वैल्यू, मतलब उसके n ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, उसके पहले n लेस देन 1 भी हो सकता है। ये नोटेशन, यदि लेस देन 0 कोई जरूरी नहीं है कि वो सिंगली इनफाइनाइट हो। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ ओरिजिन है, ये n इंडिकेटिंग n इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यू, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यू, ये है जो n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यू, एंड दिस इज n इक्वल टू 3। और ये जो है n इक्वल टू 0, ये जो 3 दिखा रहा है n इक्वल टू करस्पॉन्डिंग -1। ओके,
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन दिस केस विल बी 0, तो उसको सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, वो कंटिन्यूअस जीरोस हैं उधर. ओके, so we can terminate this zeros. Yeah, you can remove. Finite duration में ड्यूरेशन सिग्नल, उसमें क्या होगा कि सिग्नल्स स्टार्ट समवेयर एंड स्टॉप समवेयर. ओके, फॉर एग्जांपल okay, this value 7 3 2 3 2 like this. Okay, and this is 1. तो यहां से सैंपल स्टार्ट हियर और यहाँ पे स्टॉप होगा. तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं पे फाइनाइट रेंज इन्फिनिटी पे नहीं स्टार्ट होगा और न कि इन्फिनिटी पे फिनिश होगा. ओके, सो दिस इज, बहुत जगह हम बोलेंगे फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेंज ऑफ n. Okay, what is the finite duration signal that lies between -3 to -2 to +2 या -3 to +4, so you understand. Okay, let us discuss some elementary discrete time signal. So first question कि पूछ सकते हो why is this some elementary signals so important, इनका क्या इंपॉर्टेंस है. सो आंसर है कि ये एलिमेंट्री सिग्नल क्यों स्टडी करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इनका रियल वर्ल्ड सिग्नल से. मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड सिग्नल आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके साथ उनकी सिस्टम की एनालिसिस करना डिफिकल्ट होगा. लेकिन कुछ सिग्नल सिंपल सिग्नल है जो जिनको हम एलिमेंट्री सिग्नल बोलते हैं, उनके साथ स्टडी करना सिस्टम की बहुत इजी होगा और वो रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते हैं कुछ सिग्नल. ओके, डिस्क्रीट केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं. और एक और रीजन होता है रियल वर्ल्ड signal can be represented by several combination of elementary signals. जनरली हम जो सिस्टम डेवलप करते हैं उनकी टेस्टिंग करेंगे. एक तरह से टेस्ट करने के लिए हमें रियल वर्ल्ड का सिग्नल हम कभी कभी सिंथेसाइज करना पड़ेगा. देन आई कैन से दैट माय सिस्टम वर्किंग परफेक्टली विद दिस गिवन टाइप ऑफ सिग्नल. ओके, और हमारे पास उन सिग्नल को जनरेट करना होगा तो वी कैन जनरेट फ्रॉम सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्री सिग्नल्स. ओके, so first elementary signal we will discuss unit sample sequence, that is also called unit impulse या direct Kronecker delta function, Kronecker delta function या delta sequence, या इसको कॉल कर से यूनिट इम्पल्स फंक्शन. जनरली मैं सीक्वेंस ना बोल के मैं यूनिट फंक्शन बोलता हूँ. फंक्शन इज आल्सो सीक्वेंस.
ओके, सिनोनिम की तरह ट्रीट करना है जब भी मैं बोलूंगा। दिस इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल। ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, डेल ऑफ एन टेक वैल्यू 1 when n is equal to 0 and remaining cases its value is 0। ये सिर्फ n is equal to 0 पे वैल्यू 1 लेता है, अदर जगह इसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी है, इफ यू आर समिंग ऑल द सैंपल दैट विल गिव 1। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राफ, क्योंकि एक ही वैल्यू है दैट इज 1 एंड अदर वैल्यूज आर 0। तो सम करेंगे इस सिग्नल के सारे सैंपल को तो रिजल्ट विल बी 1। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लेट अस एक्सप्लेन। कोई भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करें n माइनस एन नॉट, del n minus n naught shifted version of this delta discrete time delta function या sequence। ओके, अब इसको भी सम करेंगे from for all value of n, that will give value of xn at n equal to n naught ये वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आप xn ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। 0 1 2 -1 -2। okay, let us take for n not equal to +2, it can be +2 -2 anything। okay, इसके अलावा ये सब जगह पे वैल्यू 0 है इस xn की। ओके, so corresponding this I have to plot n minus del n minus 2। तो ये एग्जिस्ट करे, टेक वैल्यू लेगा 1। ओके, एट n इज इक्वल टू 2। अदर केसेस में ये 1 0 -1 -2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो वेव फॉर्म को, क्या होगा कि सिर्फ ये नॉन जीरो है n इक्वल टू 2 पे, तो ये जो भी वैल्यू होगी 2 या 0.5 जो भी होगी, उसी एक ही नॉन जीरो वैल्यू होगी। रिमेनिंग वैल्यू will be due to product of 0 and non-zero, result will be 0। if you sum, so I will get only this sample that is corresponding to n naught here, resultant will be this 0.5। okay, so this is called shifting property। और ये फंक्शन का इंपॉर्टेंस ये है, any discrete time signal can be represented as a linear combination of discrete time delta sequence like this। xn can be written as sum of शिफ्टेड वर्जन। तो ये हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग उस वैल्यू के वेरी करेगा। के 0 होगा तो इट विल गिव x ऑफ 0 की वैल्यू देगा, के 1 होगा ओके
तो ये जो n-1, तो इट विल गिव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू, या इसको n लिख दीजिए, ओके। तो यू विल गेट ऑल द वैल्यू ऑफ सिग्नल x0, x1 and so on. So this is important of this elementary unit sample sequence या function. This is unit step sequence. आपको पता ही होगा कि it is defined like this: u of n is always 1 when n greater than equal to 0, but n less than 0 it is always 0. So this is graphical representation of unit step sequence. Take our elementary function unit ramp sequence, okay, that is defined that n greater than equal to 0, it take value n. If n less than 0, it take value 0. तो ग्राफिकली ये होगा, ये 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो हाइट 2, 3 है तो 3, ये 4 है 4 एंड सो ऑन। एंड अब इसको हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को हम राइट कर सकते हैं, इस रैंप सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस या फंक्शन, ओके। सो ये भी फंक्शन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वैल्यूज ले रहा है, ये क्या करता है, n ग्रेटर देन 0 पे ऑलवेज वैल्यू 1। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस n into un, that will also give the unit ramp sequence. So this is relation between unit ramp sequence and unit step sequence. जनरली यूनिट स्टेप सीक्वेंस बताता क्या है, यूज टू रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। क्योंकि ऑलवेज 1 है, किसी सिग्नल में मल्टीप्लाई होगा तो उसकी एम्पलीट्यूड को नहीं अफेक्ट करेगा, क्योंकि 1 किसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आई विल गेट द सेम एम्पलीट्यूड, ओके। तो बहुत सारे सिग्नल की रेंज डिफाइन करने के लिए, रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करने के लिए दिस यूनिट स्टेप फंक्शन कैन बी यूज्ड, ओके, टू राइट ए फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। Then I will discuss a real exponential signal that is defined as x of n equal to a power n for every value of n, where a takes value from real numbers, okay. So let us see, find what is the behavior of xn. Behavior of this with respect to magnitude of a and sine of a. So magnitude of a means absolute value of a, साइन ऑफ ए मीन्स पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू ऑफ ए, ओके। अब क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इस रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, वो कंट्रोल करता है कि सिग्नल डीके करेगा या ग्रो करेगा या एक्सप्लोड करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। तो यू कैन राइट दिस, absolute value of a controls decaying या
exploding, also known as a increasing nature of a power n. ओके, तो यदि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है तो ये डिकेइंग नेचर का होगा. दिस इज टू डिकेइंग सिग्नल. ओके, if absolute value of a greater than 1, it is a increasing nature. It can reach to up to infinity. ओके, रीजन है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू यदि कोई भी वैल्यू, जैसे कि वैल्यू 0.1 है, उस पर कितना भी पावर करोगे वो इन्फिनिटी को रीच नहीं करेगा. ओके, लेकिन कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 2 है, 2 if n tending to infinity, it will reach to the infinity. Okay, generally we avoid this type of signals. Okay, increasing signals. और जो साइन ऑफ ए कंट्रोल्स ऑक्सीलेशन या नॉन ऑक्सीलेशन, नेचर ऑफ नॉन ऑक्सीलेशन आल्सो नोन एज ए मोनोटोनिक. ये टर्म बहुत यूज होते हैं. ओके, तो मोनोटोनिक मीन्स जो एम्पलीट्यूड का जो साइन होगा वो सेम होगा. तो मोनोटोनिक सिग्नल है, इसमें दो है. मोनोटोनिक सिग्नल कैन बी आल्सो डिकेइंग या एक्सप्लोड, इंक्रीजिंग नेचर. तो दिस इज टू मोनोटोनिक सिग्नल. जो भी वैल्यू है पॉजिटिव है. ओके, लेकिन इफ वैल्यू ऑफ ए साइन लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है, उस केस में आपका ऑक्सिलरेटरी नेचर होगा. तो दीज आर टू ऑक्सिलरेटरी नेचर का रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल मिलते हैं. ओके, ये इस टाइप के सिग्नल की सिस्टम एनालिसिस में बहुत यूज करते हैं. ओके, नाउ मोर जनरलाइज्ड केस ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल. प्रीवियस केस में क्या था, ए जो था वो वैल्यू ले रहा था रियल नंबर. ओके, बट जनरलाइज्ड केस ए कैन टेक वैल्यू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, कार्टेशियन पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म में आर मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, थीटा एंगल को दिखाएगा. दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन वेक्टर फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, तो और इफ r is equal to 1, this is known as complex sinusoid. क्योंकि जब आपका x of n equal to e power j theta m, that can be, this is case belonging to r equal to 1. okay, r is equal to 1 पे a क्या हो जाए, e power j theta, that can be written as cos theta m plus j sin theta m. तो complex exponential signal also include complex sinusoidal signal. Okay, let us discuss behavior of this complex exponential with respect to the r and theta. So r denote the magnitudes. So if I will take absolute value of this quantity, that is r e j theta r power m j power theta m. Okay, so that is m
E power j theta n is integer, so it is 1. Sorry. तो जो आपका if value of a less than 1, this implies that also r less than 1. It means जो a की वैल्यू है, if a की वैल्यू is, this is circle representing r corresponding equal to 1, that is known as unit circle, UC. Okay, r less than 1, तो इस यूनिट सर्किल इनसाइड का रीजन है. ओके, इट मींस डिकेइंग नेचर का सिग्नल है, यदि उसको कॉम्प्लेक्स डिकेइंग नेचर का एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो वो लाई करता है इस यूनिट सर्किल के अंदर. ओके, आर लेस देन इनसाइड यूनिट सर्किल एंड आल्सो decays. If absolute value of a greater than 1, that is imply r is greater than 1, it means outside unit circle and it is increasing explodes. तो इससे कह सकते हैं कि जो r जो होता है जो R होता है कंट्रोल करता है decaying and increasing and exploding nature of this a power n. जो थीटा होता है कंट्रोल करता है कि सिग्नल मोनोटोनस होगा या ऑक्सिलेटरी नेचर का होगा. सो दिस थीटा कंट्रोल्स ऑक्सीलेशन. ओके, and what is the meaning of inside region of unit circle and what is the meaning of outside of this unit circle? सर ये यूनिट सर्किल वाला सर समझ नहीं आया. यूनिट सर्किल क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स साइनसॉइडल को. ओके, ये कॉम्प्लेक्स साइनसॉइडल इस यूनिट सर्किल पे ही लाई करेंगे. ओके, कॉम्प्लेक्स साइनसॉइडल यूज होंगे वो यूनिट सर्किल. ये एक सिग्नल होता है, इस सिग्नल की सिस्टम एनालिसिस में बहुत यूज करते हैं. कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल का यूज करते हैं. तो उनके जो पैरामीटर्स हैं आर और थीटा से उनके उस सिग्नल के बिहेवियर के बारे में क्या पता चलता है. ओके, उस बिहेवियर को हम बता रहे हैं कि क्या कौन सा पैरामीटर उसके बिहेवियर को कंट्रोल करता है. कि आपको आपका सिग्नल है ऑक्सिलेटरी नेचर का सिग्नल है, तो आप किसी सिस्टम में अप्लाई करने जाते हो सकता है कि इट विल नॉट यूजफुल फॉर ऑक्सिलेट, वो प्रोसेस नहीं करता ऑक्सिलेटरी सिग्नल के लिए. तो आपको पता है कि आपका जो सिग्नल जनरेट ऑक्सिलेटरी, तो आई विल नॉट यूज दैट सिग्नल. ओके, तो वो चीजें हमें जब हम सिस्टम एनालिसिस करेंगे तो हमारे किस टाइप के नेचर के सिग्नल के लिए ये यूजफुल है, वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा, ये सब चीजें हमें यूज करनी होंगी. तो हमें कौन से टाइप के सिग्नल के लिए यूजफुल है. ओके, जैसे कि कोई सिग्नल प्रैक्टिकली आप बोलो, जैसे कि आप माइक में बहुत तेज बोलने लगते हो तो उससे माइक वो सिग्नल को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पा रहा है? कि जो उस सिस्टम की डिजाइन हुई है वो एक नॉन ऑक्सिलेटरी, मतलब बहुत तेज ऑक्सीलेशन नहीं होना चाहिए, वेरी कंट्रोल ऑक्सीलेशन होना चाहिए,
तभी वो सिग्नल को प्रोसेस कर पाएगा। समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है। तो हम ये Yes, जानना sir. चाहते हैं कि किसी सिग्नल को कब ऑक्सिलेटरी बोलेंगे, कब डिकेइंग बोलेंगे, कब मोनोटोनस सिग्नल बोलेंगे। वो ये टर्म्स हम जब एनालिसिस करेंगे तो वो यूज करेंगे, तो उस समय तुम्हें पता नहीं रहेगा कि क्या मोनोटोनस है, क्या डिकेइंग है। तो यू विल नॉट अप्रिशिएट उस कॉन्सेप्ट को। ओके, Yes. तो हम इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। दैट शुरू में ही मैंने बोला व्हाई इज दिस एलिमेंट्री सिग्नल आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज रियल वर्ड्स इन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड and we cannot use directly to study the design for theoretical study. Okay, or most real world signal represented by several combination of elementary signal. तो यदि आपको सिग्नल जनरेट करना है ऑक्सिलेटरी नेचर का, तो कैसे जनरेट करोगे? तो उसकी थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना, कि हम कौन सा किस टाइप का ऑक्सिलेटरी नेचर जनरेट करना है, तो क्या लेना होगा। ओके, मेटलैब में ही यदि उसको मेटलैब में अपने कोई एल्गोरिथम डिजाइन किया डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, उसको टेस्ट करना होगा। तो बोलेंगे कि इसको ऑक्सिलेटरी सिग्नल पे टेस्ट करके दिखाइए, तो पहले तो सिग्नल आपको जनरेट करने होंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। ठीक है, Yes. आज का लेक्चर हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। Yes. मैं अटेंडेंस की लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी क्लास यदि किसी का कोई भी रीजन हो सकता है कि वो नहीं जुड़ पा रहा, तो बीच में जुड़ने की कोई बात नहीं है। आपको नहीं समझ में आएगा बीच में से आज जुड़ोगे, तो रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है।